Namaste student. I welcome you all to my YouTube channel जनाखट जी के नया व्यूवर्स को भी न्यू व्यूवर्स को भी मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम प्रभाकर। ये मैं YouTube चैनल में जो फर्स्ट ईयर कॉमर्स का जूनियर कॉलेज का जो सब्जेक्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पोस्ट कर रहा हूँ। ताकि लोगों स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आए। मैं सबको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करवाने जैसा क्लास कर रहा हूँ। हिंदी में कर रहा हूँ, इसके लिए आपका कंसंट्रेशन भी इसमें चाहिए थोड़ा। आज हम लोग स्टडी करेंगे ट्यूटोरियल नंबर 5 एक्सपेंडिचर। व्हाट इज एन एक्सपेंडिचर? कल हम लोग स्टडी किए थे कि आप लोग का एक कंपनी स्टार्ट हुआ था कल, XYZ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। अभी खर्चा स्टार्ट हो गया वो कंपनी में। समझ लीजिए आपने कंपनी स्टार्ट किया, उसमें खर्चा स्टार्ट हो गया। कौन सा टाइप का खर्चा स्टार्ट हो जाएगा उसमें, जो एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर इज एन अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। बिजनेस के लिए जो खर्चा करता है, एनी टाइप ऑफ खर्चा करते हैं हम लोग बिजनेस के लिए, वो बिजनेस एक्सपेंडिचर है। बेटर होगा कॉल करना बिजनेस एक्सपेंडिचर इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिचर। वी कैन से एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? व्हेन वी स्टार्ट एनी कंपनी, कभी भी हम एक कंपनी स्टार्ट कर दिया। कल हम लोग XYZ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी स्टार्ट किए थे। उसमें क्या चाहिए मुझे? ओके, वो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी था, मुझे व्हीकल्स चाहिए था। उसमें वो व्हीकल्स के लिए मैंने जो कैसा पैसा खर्चा किया, बस है मेरा पास XYZ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में, वैन है, टैक्सी है, कार है, ट्रक्स है, टेम्पोस है। दिस काइंड ऑफ थिंग्स मैंने परचेस कर लिया जब भी बिजनेस स्टार्ट किया। तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। The expenditure is incurred to acquire fixed asset or to increase the value of fixed asset is called capital expenditure. Okay. By asset. Okay. Purchase of asset. Purchase of assets. Okay. क्या क्या हो सकता है? बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग के लिए मैंने पैसा पे कर दिया, या खुद का बिल्डिंग होगा, या बिल्डिंग के लिए पैसा पे कर दिया। व्हीकल्स, ओके, कंप्यूटर्स, ऑफिस में कंप्यूटर चाहिए, ओके, कंप्यूटर्स परचेस किया। देन अदर मशीनरी जो भी चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, वो सब कैपिटल नेचर है, असेट्स नेचर में असेट्स है। वो असेट जो परचेस किया उसका जो खर्चा है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंडिचर में टू परचेस असेट्स, बिल्डिंग, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, अदर्स, लाइक दैट। ईच कंपनी का असेट्स डिफरेंट होता है, ईच इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट्स होता है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब मेरा असेट बन गया। और दूसरा, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट्स, द मनी स्पेंड टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ असेट इज कॉल्ड, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसा कि
मेरे पास व्हीकल्स है, ओके, उसका इंजन खराब हो गया, इंजन एग्जाम्पल 1000 सीसी का इंजन था, 1 साल चलाया मैंने कंपनी, फिर लगा वो कि इसको हम चेंज करके 2000 सीसी कर देते, 2000 सीसी का इंजन बाई कर रिप्लेस कर दिया। सो ये 2000 सीसी का इंजन जो रिप्लेस कर दिया, जो नया मशीन पार्ट्स मंगा के जो व्हीकल्स में फिक्स किया, वो व्हीकल्स का वैल्यू बढ़ा दिया, ठीक है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, सिंपल। हम अभी जाता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। टू रन द बिजनेस, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू रन द बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो खर्चा करने से मेरा रेवेन्यू बनता है, वो रेवेन्यू अर्न करने के लिए मैंने वो खर्चा कर दिया, सो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। सो अगर सीधा सीधा लाइन पढ़ के बताओ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फर्दर बेनिफिट इज expected but having immediate or short term benefits may be less than 1 year, okay. It does not increase the profit earning capacity of an organization. These are normal day to day operating expenses of a business organization and appear on the debit side of trading and profit and loss account, okay. So मेरा बिजनेस रन करने के लिए वो खर्चे से मेरा प्रॉफिट नहीं होते, मेरे को सेल करना पड़ेगा प्रॉफिट होने के लिए, लेकिन वो बिजनेस रन करने के लिए, चालू रखने के लिए मुझे जो खर्चा करना पड़ता है वो सब मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर मेरा पास खुद का बिल्डिंग नहीं है तो मैंने टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू अर्न रेवेन्यू, ओके, एक्सपेंडिचर okay, expenses made to earn revenue is called revenue expenditure. So क्या क्या होता है मेरा पास, मैंने एक्सपेंस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी तो मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरा पास जगह नहीं है, ऑफिस नहीं है, मैंने क्या किया, रेंटल में एक जगह ले लिया, ऑफिस ले लिया, सो रेंटल उसका मैं रेंट पे कर रहा हूँ, ओके, भाड़ा पे कर रहा हूँ जगह का। ट्रक्स पार्किंग के लिए जगह नहीं मेरे पास, मेरा खुद का लैंड नहीं है, तो मैं उसको रेंटल पे और जगह ले लिया और जो रेंट पे कर रहा हूँ वो है। सो सैलरी मेरा ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में जितना भी ड्राइवर्स है उसका सैलरी, अकाउंट स्टाफ का सैलरी है, वो सब। सो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट बिल जो भर रहा हूँ मैं वो, इंटरनेट चार्जेस, ऐसा बहुत सारा अनगिनत खर्चे आएंगे, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अभी हम जाते हैं कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ये जो इधर जो हम लोग खर्चा करता है वो भी हम लोग रेवेन्यू अर्न करने के लिए खर्चा करता है, लेकिन वो जो खर्चा किया मैंने वो 2-3 साल तक चलेगा वो खर्चा। अभी तो मैंने स्पेंड कर दिया, पैसा भी दे दिया, लेकिन वो 2 साल के लिए मैंने पे कर दिया, 3 साल के लिए पे कर दिया। अगर मैंने एक मेरा ऑफिस को मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बना दिया मैंने, जो या पेस्ट कंट्रोल का है, कोई मैंने एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तुम 5 साल तक मेरे ऑफिस में आके पेस्ट कंट्रोल करके जाओगे। सो इसके लिए इतना वो कभी कभी कहते एक साथ में एक ही लमसम पेमेंट उसने ले लिया पूरा, सो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सो उसको मैंने प्रोवाइड करके रखता हूँ प्रीपेड करके, अंदर अर्ली पेड, प्रीपेड पहले पे कर दिया, उसको प्रीपेड अकाउंट्स में रहेगा, वो मेरा असेट टाइप है प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसमें से मैं हर मंथ में थोड़ा स्प्लिट करूँगा, उसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलता है। एन एक्सपेंडिचर इन विच is basically revenue in nature but benefits of which is not exhausted within 1 year is called deferred revenue expenditure। 1 साल से ज़्यादा उसका यूज़ आएगा वो जो मैंने खर्चा किया, उसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस कहता है, ओके।
सो स्पेशली क्या क्या एक्सपेंसेस आ सकते हैं इसमें, ओके। ओके, मेरा बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन XYZ ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस रन करने के लिए मुझे एक एडवर्टाइजमेंट करना था। सो 2 साल तक वो 2-3 साल तक वो न्यूज़पेपर में छपते रहेगा, एक कॉलम छपते रहेगा XYZ कंपनी का एडवर्टाइजमेंट। सो एडवर्टाइजमेंट, यू कैन से प्रमोशन एक्सपेंसेस, business promotion expenses, okay. Business promotion expenses, okay. Business promotion expenses such as advertisement, okay. और दूसरा क्या हो सकता है कि कुछ केस चल रहा है मेरा कंपनी का, या लीगल एक्सपेंसेस, ये सब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आता है, ओके। सो वो भी एक्सपेंस ही है, लेकिन ये जो एक्सपेंसेस है, जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, ये 12 मंथ्स अंदर, 1 ईयर का अंदर यूज़ कर लेते हैं उसको। सो 01/04/2020 to 31/03/2021, ये पीरियड का अंदर इसका यूज़ हो जाएगा। सो ये जो बिजनेस प्रमोशंस एक्सपेंसेस हैं वो हो सकते हैं 16 मंथ का हो सकता है, ये तो 12 मंथ्स का है, 12 मंथ का है, ये 16 मंथ भी हो सकता है, 18 मंथ भी हो सकता है, 20 मंथ भी हो सकता है, 30 मंथ भी हो सकता है। It's called deferred revenue expenses, okay. Expenditure, there are 3 types: capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure. मेजर रोल, ये तो बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे इसका रोल ज़्यादा है, ये ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्चा इधर आ जाता है। सो फिर ये स्लोली एवरी मंथ एवरी डे इसका खर्चा थ्रू आउट द ईयर्स, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ बिजनेस, इसका ये एक्सपेंस आते रहेगा, ठीक है। ये यू कैन कॉल दिस इज वन टाइम एक्सपेंसेस, बाद में उसको मेंटेन करते जाना है, और अपग्रेडेशन, जब भी अपग्रेडेशन करोगे वो खर्चा असेट्स में आएंगे, या कुछ नया असेट्स परचेज कर दिया बिजनेस रन कर स्मूथ करने के लिए, अच्छा करने के लिए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, ओके। अभी हम लोग स्टडी करेंगे डिस्काउंट्स। बिजनेस मतलब डिस्काउंट भी होगा, तो डिस्काउंट का बिना बिजनेस भी नहीं, ऐसा बोल भी सकता है। So there are 2 types of discounts. One is trade discounts and cash discount. What is the difference between trade discount and cash discount? So क्या difference है वो देख लेते हैं। Trade discount, okay. Trade discount is an allowances given on catalog price of list price of goods. Catalog price or list price of goods. So पहले डिक्लेयर किया हुआ है। सो आपने अगर कोई न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि 10,000 का टीवी 8,000 में मिल रहा है, वो ट्रेड डिस्काउंट है। वो पहले डिक्लेयर करके कैटलॉग में उसका पेपर में एडवर्टाइजमेंट में देख के वो सब हो जाता है। सो ट्रेड डिस्काउंट इज, ओके, ट्रेड डिस्काउंट को बुक में एंट्री नहीं करते उसका। मेरा नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 10,000, नॉर्मल डे में नॉर्मल सेल प्राइस 10,000, पूरा ईयर में मैं बेच रहा हूँ। लेकिन क्रिसमस आ गया, न्यू ईयर आ गया, दिवाली आ गया, दिवाली डिस्काउंट, दिवाली प्राइस डिस्काउंट बोल सकते 10%, ओके, 1,000 रुपीज़। ये 9,000 है सेल वैल्यू है, ये है ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि पहले डिक्लेयर किया हुआ 10% है।
So buyer और seller ओके, दोनों के लिए अकाउंटिंग एंट्री जो होगा, जो जिसने बाई किया, जिसने सेल कर दिया, जो सेल वैल्यू इक्वल टू 9,000, ओके, नॉट 10,000। ये पिक्चर में नहीं आएगा, किधर भी रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। प्राइस, सेल्स प्राइस करके सेल्स डाउन करके बेच दिया। ओके, सो नाउ अभी हम लोग देखते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है? नॉर्मल सेल्स प्राइस है मेरा, ओके, नॉर्मल सेल्स प्राइस है 10,000, ओके, मेरा सेल्स प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट, ये भी पकड़, मेरा नॉर्मल सेल्स प्राइस है, ओके, यही पकड़ लेते हैं 10,000, ओके, नॉर्मल सेल्स प्राइस इज 10,000। सो मैंने कुछ ऑफर नहीं रखा, ये कुछ ऑफर नहीं है, जस्ट ऐसे नॉर्मल दिन चल रहा है, नॉर्मल बिजनेस डेज है। सो कस्टमर आए, उसको 10,000 का बिल बना के दे दिया, तो मैं बोला मेरा प्राइस 10,000 है, वो बस थोड़ा उसने बार्गेन किया, क्या इसको 9,500 में बेच सकते क्या मुझे, या 9,000, थोड़ा बार्गेन करके वो बोल सकते हैं 9,700 में बेचा उसने, या कुछ, ओके, 10,000 में बेच दिया उसने, बिल बना के 10,000 में बेच दिया। जब रिसीट का टाइम आ गया, वो जो 10,000 का रिसीट का टाइम पे, ओके ठीक है, ये रेगुलर कस्टमर है या कोई है, सो उसको 2% या 1% कैश डिस्काउंट दे दिया, 1%, ओके, 9,900 कलेक्ट कर लिया उससे। जो 100 रुपीज़ जो डिस्काउंट दिया है 1% का, वो कैश डिस्काउंट है। सो अकाउंटिंग में जब एंट्री करता है, टोटल सेल्स 10,000 का, सेल्स 10,000 करके रखा था, जब भी वो पेमेंट करने के लिए आया तो उसको 100 रुपीज़ का स्पेशल डिस्काउंट दे दिया। सो तभी 9,900 कलेक्ट कर लिया, इसको डिस्काउंट एंट्री बुक्स में मारता है, ओके। ये 100 रुपीज़ का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाता है। नो रिकॉर्ड्स हियर, नो रिकॉर्ड्स, नो रिकॉर्ड्स इन बुक। बुक मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट, ओके। It is the cash discount. It is the amount deducted from the final amount due at the time of receipt, okay. You can say it is a concession, इसने concession दे दिया, okay. ये 100 रुपीज़ जो है कंपनी के लिए लॉस है, जो सेलर के लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में वो डिस्काउंट डाल देंगे, डिस्काउंट रिकॉर्ड कर देंगे, डिस्काउंट में एक्सपेंस में डाल देंगे। इस इन एक्सपेंस नेचर, सो नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू से कम कर देंगे इसको, जो रेवेन्यू है रेवेन्यू से कम करके डिस्काउंट एक्सपेंस में डाल देंगे, ट्रेड डिस्काउंट, ओके। तो अभी हम लोग दूसरा वर्ड सीख लेते हैं, क्या है, सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट, ओके, एंड अदर वर्ड इंसॉल्वेंट, ओके, सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। ए पर्सन और ए कंपनी, ओके, assets values are higher than liabilities is called solvent,
ठीक है, ये अच्छा कंपनी है, गुड कंपनी है, ओके, वेल बैलेंस्ड कंपनी है, सॉल्वेंट, वेल बैलेंस्ड पर्सन है। असेट्स, ओके, असेट्स मतलब टोटल बिजनेस का वैल्यू है 5,000 रुपीज़ वर्थ का है। सो लायबिलिटीज, वो बंदा या वो जो कंपनी को आउटसाइडर को दे रहा है, लाइबिलिटी से उधार बाकी है, लोन होगा, क्रेडिट सप्लायर को पेमेंट करना होगा, ये होगा 2,000, ओके। सो असेट्स वैल्यू, अगर उसने कंपनी बंद कर दिया तो भी उसका हाथ में 3,000 सरप्लस बचेगा। ये सॉल्वेंट है, ओके। साउंड, यू कैन से साउंड बिजनेस, ओके। हेल्दी बिजनेस, ओके। वो फ्यूचर में और आगे बढ़ेगा, उसका पास इतना कैपेसिटी है कि वो नेक्स्ट ईयर भी बिजनेस रन कर सकता है, ठीक है। सो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इसका? इफ ए पर्सन्स असेट्स आर मोर देन हिज लाइबिलिटीज और इक्वल टू हिज लाइबिलिटीज, कम से कम इक्वल तो होना चाहिए, खाली मोर भी नहीं, इक्वल तो होना चाहिए, असेट से कम नहीं होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए, ओके, या तो इक्वल होना चाहिए, और 5,000, ओके। ये सॉल्वेंट है, इसका कुछ लाभ नुकसान नहीं है, ये आराम से सो सकते हैं इसमें। इंसॉल्वेंट, ओके, इंसॉल्वेंट, वो कंगाल हो गया, पर्सन हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन दी असेट्स, ओके। असेट्स उसका 5,000 है, ओके। लाइबिलिटी से उसका 6,000, ओके। सो डेफिसिट, ओके, और ओके, उसका असेट वैल्यू लाइबिलिटी से कम है, वो इंसॉल्वेंट है, वो उसका बहुत तकलीफ होगा उसको बिजनेस चलाने के लिए, क्योंकि वो कल का बिजनेस 1 साल रन किया, उसके बाद में पता चला ऐसा सिचुएशन है, वो आगे बिजनेस रन करने में उसको तकलीफ होगा, वो कुछ लोन लेगा, फिर बहुत सारा करना पड़ेगा उसको, सो इंसॉल्वेंट हो गया वो। इस इंसॉल्वेंट पर्सन कंपनी को क्लोज भी कर सकता है, उसकी बिजनेस भी क्लोज करता है, सो इंसॉल्वेंट है, ठीक है, याद रखने के लिए। सो अदर वर्ड्स, अकाउंटिंग ईयर, क्या है अकाउंटिंग ईयर? अकाउंटिंग ईयर ये पीरियड ऑफ 12 मंथ, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ओके, इक्वल टू अकाउंटिंग ईयर। 12 मंथ का पीरियड्स को अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। पहले क्या था कि हर एक इंडस्ट्री, हर एक कंपनी, हर एक इंडिविजुअल अपना अपना हिसाब से वो अकाउंटिंग ईयर रखते थे, अपना मर्जी के मालिक थे वो। लेकिन वो गवर्नमेंट को या टैक्स अथॉरिटीज़ को ये डिफ़िकल्टीज होता उसको असेस करना, इसके लिए वो यूनिफॉर्म लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। इंडिया में अकाउंटिंग ईयर मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल मान के चले 2020 टू 31 मार्च 2021, 12 मंथ्स, ओके। ये अकाउंटिंग ईयर है। ये क्या बोलते हैं, हम एक बार अकाउंटिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ये जरूरी नहीं कि वो 1 अप्रैल को ही बिजनेस स्टार्ट करे, किसी ने स्टार्ट कर दिया अभी 16 अगस्त 2020, ओके, 31 उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया,
उसका अकाउंटिंग ईयर क्या है, क्लोजिंग कभी करना पड़ता है उसको 31 मार्च 2021। ओके, ये इसका फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग ईयर है। पहले 6 मंथ का है, 4 मंथ का है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7.5 मंथ। ओके, 7.5 मंथ इसका अकाउंटिंग ईयर है। सो पहला ईयर का, दूसरा ईयर के वापस उसने 01 कंटिन्यूएशन कर रहा है बिजनेस उसको, 01/04/2021 टू 31/03/2022, ये अभी 12 मंथ में आ गया। गवर्नमेंट क्या बोलता है, तुम ये अकाउंटिंग पीरियड का अंदर ही अकाउंट क्लोज करना है, तुम्हारा बैलेंस शीट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जो भी है सो एनालिस करके रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, सबमिट करके। ठीक है, ये अकाउंटिंग ईयर है, 12 मंथ्स पीरियड। दूसरा शब्द है अकाउंटिंग में ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, नॉन ट्रेडिंग बिजनेस। ओके, ट्रेडिंग कंसर्न सो ये ट्रेडिंग कंसर्न क्या है, कमर्शियल बिजनेस जो प्रॉफिट मेकिंग, उसका बिजनेस रन करने का मीनिंग है, मतलब है कि उसको रेवेन्यू अर्न करना है, बिजनेस बनाना है, पैसा बनाना है, वो ट्रेडिंग कंसर्न बोलते हैं उसको। ओके, ए बिजनेस कंसर्न एस्टैब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स इज नोन एज ट्रेडिंग कंसर्न। ओके, प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट ओरिएंटेड, प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज, इंडिविजुअल का बिजनेस होगा, कंपनी होगा, जो भी हो, गवर्नमेंट होगा, जो भी है, प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। ओके, सो ये तो एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, बाकी आप जो भी इंडस्ट्री देख रहे हो वो सब उसका एग्जांपल्स ही है। सेकेंड वन है, ओके, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ओके, इसको एक्चुअली कहते हैं नॉन प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ। ओके, सो स्पेशली एनजीओस आता है। सो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये बिजनेस का ये मतलब नहीं है कि उसको मेरे को पैसा अर्न करिए, सोशल सर्विस, सर्विस, सोशल कॉज। ओके, वो बिजनेस करता है सोशल कॉसेस के लिए, गुड कॉसेस के लिए। सो जैसा कि प्रमोटिंग आर्ट्स, साइंस, आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर। ओके, एग्जाम्पल स्कूल्स। ओके, गवर्नमेंट स्कूल्स आप पकड़ सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स का इतना भी कह नहीं सकते, वो प्रॉफिट तो कितना भी तो करेगा। स्कूल्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, ओके, ये नॉट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अभी हम देखते हैं वर्ड गुडविल क्या है। ओके, गुडविल, रेपुटेशन। ओके, यू कैन से रेपुटेशन। ओके, सो ये दिखता नहीं है, जैसा कि वो एक इनविजिबल असेट्स है, गुडविल इज एन असेट, ये असेट है लेकिन ये इनविजिबल, इट्स कॉल्ड इंटैंजिबल असेट। इंटैंजिबल, इनविजिबल assets. Okay, reputation. Okay, goodwill is the reputation of business expressed in terms of money.
वो रेपुटेशन को इन टर्म्स ऑफ मनी से उसको वैल्यू करता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जब भी आएंगे हम लोग उसमें तभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्या है। सो अभी इतना काफ़ी है कि वो इंटेंजिबल इनविजिबल असेट्स वैल्यू ऑफ बिजनेस फॉर मनी। ओके, सो रेपुटेशन का एक है। सो क्या कैसे ये होता है कि पहले साल में आपको ये आप हाँ XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी ने स्टार्ट किया। ओके, आपने कल XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी ने स्टार्ट किया। सो बहुत अच्छा बिजनेस चलाया आपने। सो कस्टमर फीडबैक बहुत अच्छा है, रेपुटेशन अच्छा जमा दिया 10 साल में, 10 ईयर्स बिजनेस में। ओके, अपने 10 ईयर्स बिजनेस चलाया ट्रांसपोर्टेशन का, बहुत रेपुटेशन कमाया। सो ब्रांड नेम बन गया आपका। तो ओके, ब्रांड नेम। ओके, ब्लाइंडली लोग वो XYZ ट्रांसपोर्टेशन बुक कर लो, वो एक रेपुटेशन ब्रांड नेम है, वो गुडविल है। ये गुडविल का अदर कॉज से आपका अच्छा लोकेशन अच्छा है, गुड लोकेशन है। ये मैटर्स करते लोकेशन है, मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। सो रेगुलर बेसिस में मैनेजमेंट में जो एक्शन ले रहे हैं उसका बिजनेस प्रमोट करने के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देने के लिए जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। सो बहुत सारा चीज़ उसमें इन्वॉल्व होके एक रेपुटेशन बन जाते कंपनी का। सो उसको गुडविल बोलते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग इधर ही फिनिश कर लेते हैं। तो आप सब लोग सिलेबस को स्टडी कर लीजिए और साथ में ये ट्यूटोरियल्स भी देख लीजिए। जब अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपको कुछ क्वेरीज है। ज़्यादा ज़्यादा आपके दोस्तों के बीच में ये ट्यूटोरियल शेयर कर लीजिए, क्योंकि अभी आज का दिन में 5th ट्यूटोरियल नंबर 5 है। आपको स्टार्टिंग से देख रहे होगा तो थोड़ा तो कुछ समझ में आया रहेगा ये ट्यूटोरियल्स में कुछ बेनिफिट्स है आपको, क्योंकि आपको इजीली समझ में आने जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपका फ्रेंड्स से या कलीग से शेयर कर लीजिए, क्योंकि उसको भी थोड़ा आसान पड़े समझने में। सो नॉलेज ऐसा चीज़ है कि हम अपने अंदर ही दबा के रखेगा तो वो कोलैप्स हो जाता है। सो वो स्प्रेड करना चाहिए नॉलेज को, और as much as knowledge you spread you will